हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और हम यहाँ पर DSSB, EMRS, KBS और NBS की तैयारी कर रहे हैं। जो भी TGT SST के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इन सभी एग्जाम्स के लिए उनकी तैयारी हमारी चल रही है। तो SST का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का नाम है, और हमारा एक लेक्चर हो चुका है चैप्टर 1 पालमपुर की कहानी पर। तो दूसरा लेक्चर है आज की वीडियो का। तो पहले तो ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो हमने संसाधनों के बारे में देखा था, उत्पादन की क्रियाएं क्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्राएं, इन सभी संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी भारत का गांव है, वहां पर कैसी क्रियाएं होती हैं। दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो कृषि क्रियाएं होती हैं और दूसरी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। इन सभी क्रियाओं के बारे में हमें देखना था। तो फिर हमने देखे उत्पादन के संगठन। उत्पादन के संगठनों में हमने किस की बात की थी? एक तो हमने भूमि की बात की थी, जिसमें भूमि और प्राकृतिक संसाधन आते हैं। दूसरा हमने श्रम की बात की। तीसरी हमने भौतिक पूंजी की बात की। भौतिक पूंजी दो तरह की हमने देखी, एक तो स्थायी पूंजी और दूसरी अस्थायी पूंजी। तो उसी के बारे में देखा। उसके बाद हमने मानव पूंजी के बारे में बात की और हमने बताया कितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है। पूंजी के 2 रूप हैं, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी के भी 2 रूप हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, ये हमने देख लिया, उत्पादन के कारक हमने देख लिए। अब इन्हीं उत्पादन के कारकों को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम देखेंगे भूमि क्या है, श्रम क्या है, पूंजी क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो पहले पॉइंट की हम बात करें, भूमि। तो भूमि आखिर है क्या? भूमि की अगर बात करें नॉर्मल वे में, अगर हम भूमि को देखें तो भूमि क्या है? भूमि हमें जो दिखाई देती है, जो हमें ऊपरी परत दिखाई देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। पृथ्वी की अगर हम सतह की बात करें, पृथ्वी की सतह की बात करें, तो पृथ्वी की सतह क्या है? भूमि है। लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। अर्थव्यवस्था में भूमि क्या है? अर्थव्यवस्था में भूमि है संसाधन। अब कौन से संसाधन? वो संसाधन जिनमें उत्पादन शक्ति होती है। ठीक है, उत्पादन शक्ति होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उसे हम भूमि कहेंगे। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसमें उत्पादन शक्ति होती है। अब उत्पादन शक्ति किन किन में हो सकती है? जैसे आपका पानी है और बादल है, मृदा है, ये सब किस में आएंगे? भूमि में आएंगे। तो भूमि में क्या क्या आएगा? एक तो प्राकृतिक संसाधन आएंगे, प्राकृतिक संसाधन आएंगे। जैसे क्या हो सकते हैं? पानी हो सकता है। पानी कौन सा? बहता हुआ पानी। ठीक है, स्थिर पानी की बात नहीं कर रहे हैं। स्थिर पानी भी हमारा संसाधन के रूप में आ सकता है, लेकिन बहते हुए पानी जिसमें गतिज ऊर्जा हमें मिलती है। नदी का पानी आप मान लीजिए, तो नदी का पानी क्या होगा? वो प्राकृतिक संसाधन में आएगा। बादल है, बादल से हमें क्या मिलती है? हमें पानी मिलता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मृदा, मृदा से हमें क्या मिलती है? पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें हमारा उत्पादन होता है, हमारी कृषि क्रियाओं में ये साथ देता है। तो ये सब भूमि के पार्ट है। तो अब आप भूमि का कॉन्सेप्ट समझ गए कि भूमि आखिर है क्या। हम किस भूमि की बात कर रहे हैं? हम पृथ्वी की पूरी सतह की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें बंजर भूमि भी आ जाए। हम अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं भूमि, जहां पर भूमि एक संसाधन के रूप में मिलती है। और कैसे संसाधन? जिसमें उत्पादन शक्ति होती हो। ठीक है, जिसमें पानी भी हम शामिल कर सकते हैं, बादल भी हम शामिल कर सकते हैं, मृदा हम शामिल कर सकते हैं। ये सारी कॉन्सेप्ट किसमें दिखाई देंगे? हमें भूमि में दिखाई देंगे। तो भूमि की बात करें, अगर कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो भूमि की सबसे बड़ी कठिनाई पता है क्या है? कि जो भूमि क्षेत्र है वो बहुत स्थिर है। भूमि क्षेत्र क्या होता है? भूमि क्षेत्र जहां पर कृषि हो सके। तो कृषि योग्य जो भूमि क्षेत्र है वो स्थित है।
ठीक है। और गांव के जो भी जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में जो बंजर भूमि होती है, उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश कब चली हुई हमारे यहाँ पे? ये कोशिश चली थी हमारे 1950 से ही ये शुरुआत हो गई थी। 1950 के बाद हमने भूमि जो थी उसमें बंजर जो भूमि थी, उस बंजर भूमि को भी कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी ये एक दुखदाई पॉइंट रहा कि भूमि जो बढ़ी, कृषि योग्य जो भूमि बढ़ी, उसका दायरा सीमित रहा। एक अगर हम यहां पर मैप देखें तो इस मैप के बारे में आपको पता होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 1950 में अगर हम जुताई क्षेत्र देखें तो 132 मिलियन हेक्टेयर था, ठीक है। 1990 में यह बढ़ा 186 हो गया। इसके बाद आप देखिए 186 से 2016-17 की अगर हम बात करें तो यहां पर 200 मिलियन हेक्टेयर ही हो पाया। 186 से 14 मिलियन हेक्टेयर ही बढ़ पाया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी मुसीबत है, भूमि स्थिर है और भूमि को बढ़ाया नहीं जा पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कृषि क्षेत्र में कि हमें क्या करना है, हमें उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए हम भूमि को बढ़ा सकते थे, तो भूमि तो बची ही नहीं। नई भूमि खेती योग्य बनकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में गुंजाइश नहीं बची। तब हमने क्या करना शुरू किया, भूमि पर और अधिक बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य कार्यों पर हमने फोकस करना शुरू कर दिया। यहीं पर आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका क्वेश्चन केवीएस में बन चुका है, ठीक है। केवीएस 2023 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें पूछा गया था जो भूमि की माप है वो किसमें की जाती है, हेक्टेयर में की जाती है। इसके साथ बीघा और गुंठा ये भी भूमि मापने के इकाइयां हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, ये क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं। तो क्षेत्रीय इकाइयों में कौन आएगा, बीघा या गुंठा आएगा। और अगर हम मेन इकाई की बात करें तो भूमि मापने की मेन इकाई क्या है, वो है हेक्टेयर। और हेक्टेयर को अगर देखा जाए तो एक हेक्टेयर कितना होता है, 100 मीटर के बराबर होता है। 100 गुणा 100 अगर एक क्षेत्र ले लिया जाए जिसकी लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर हो, तो उस क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, एक हेक्टेयर कहेंगे। तो हमें यह तो पता चल गया कि जो भूमि का क्षेत्र है वो तो हो गया स्थिर, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए खाद्यान्न सामग्री की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो हमें उत्पादन की शक्ति कैसे बढ़ानी होगी, उत्पादन की शक्ति बढ़ाने के लिए जो भूमि का क्षेत्र है उस भूमि के क्षेत्र को ही और अधिक उपजाऊ बनाया जाए, या फिर उसका प्रयोग इतना किया जाए कि उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेकर आते हैं जिससे हमारी भूमि के जो पैदावार की क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद की फसलें, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये फसलों का उत्पादन किस प्रकार होता है, एक साल अगर आप लेके चल रहे हैं तो एक साल में एक ही भूमि क्षेत्र पर अलग अलग ऋतुओं में अलग प्रकार की पैदावार की जाती है, और वही पैदावार किस प्रकार से हमें प्रॉफिट देती है, हम एक ही क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन एक क्षेत्र का प्रयोग 3 बार प्रयोग कर पा रहे हैं, जिससे हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। रबी का मौसम आया, हमने गेहूं उगा दिया और गेहूं उगाकर हमें गेहूं मिल गया, और वो कब तक चला, 4-5 महीने में हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, बरसात का मौसम आया और हमने खरीफ की फसल उगा दी। खरीफ की फसलों में क्या आता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये चीजें किसके लिए आती हैं, ये पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद हमने अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू बो दिए, आलू बो के हमें आलू मिल गए, और हमारे देश में आलू का तो आपको महत्व पता ही होगा, आलू की सब्जी सबसे ज्यादा बनाई जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, पैदावार बढ़ रही है। गेहूं का उत्पादन रबी के फसलों में, रबी के मौसम में हमने कर लिया, तो इससे क्या हुआ, हमें गेहूं तो मिल गया। अब गेहूं की उत्पादन क्षमता को भी हमने बढ़ाने की कोशिश की। एक क्षेत्र पर हमने गेहूं कर लिया 4 महीने में, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बन पा रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अन्य संसाधनों का उपयोग करेंगे। जैसे हम उसमें खाद डालेंगे, यूरिया, अब जो कृत्रिम खाद है उनका प्रयोग करेंगे। हम सिंचाई के उत्पादनों को बढ़ाएंगे, सिंचाई के उत्पाद बढ़ेंगे तो उससे हमारी फसल और अच्छी होगी। इसके बाद एक अन्य प्रकार की फसल होती है, वो होती है गन्ने की खेती, ठीक है। गन्ने की खेती आपकी रबी, जायद, खरीफ में नहीं आती है। उसे हम क्या करते हैं, एक बार गन्ना बो दिया और वो 1 साल तक बना रहता है एक क्षेत्र में, उसके बाद ही उसकी कटाई की जा सकती है। तो ये याद रखना है आपको कि गन्ने की फसल आपसे पूछ ली जाए कि गन्ना किस में आता है, रबी में आता है, खरीफ में आता है, जायद में आता है, इनमें से कोई भी नहीं, ये क्वेश्चन है आपका।
समझ में आ रहा होगा। गन्ने की फसल किस मौसम में आती है, रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको लगाना है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि गन्ने की फसल वर्ष भर रहती है, किसी एक मौसम की नहीं है। ओके, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। इससे हमारी भूमि का पैदावार बढ़ने लगी, इससे तो हमारी पैदावार अच्छी होने लगी। अब पैदावार को और बढ़ाने के लिए हमारे पास एक पॉइंट और था, जैसे हमने बात की थी सिंचाई की। तो क्या हमारे पूरे देश में सिंचाई व्यवस्था अच्छी है? हमारे पूरे देश में सिंचाई व्यवस्था नहीं हो पाती। हमारा जो कॉन्सेप्ट है पैदावार का, वो किस पर निर्भर करता है? हमारा मॉनसून पर निर्भर करता है। मॉनसून आते हैं फसल अच्छी होती है, मॉनसून नहीं आए फसल बेकार हो जाती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। तो मॉनसून का प्रभाव हमारी फसलों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मॉनसून से ही सिंचाई हो पाती है। अब मॉनसून से सिंचाई ना हो उसके लिए और अन्य कारकों का प्रयोग कर सकते हैं हम। क्या क्या कर सकते हैं? हम नदी से जल ले सकते हैं। नदी का जल हमने यूज किया, एक तो हमने बारिश का जल यूज किया, उसके बाद हमने नदी का जल यूज किया। नदी के जल के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? भूमिगत जल को भी प्रयोग में लाते हैं। आपने ट्यूबवेल देखे होंगे, नल देखे होंगे, जिससे हम क्या करते हैं, जो भूमि के अंदर जल है उस जल को निकालकर सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। जब इस तरह की चीजें हमने करना शुरू की तो क्या पूरे भारत में इस तरह के कॉन्सेप्ट अपनाए जा रहे थे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा देश कैसा है? विविधता वाला है, जहां पर एक जगह पर तो प्लेन है, दूसरी जगह पर पहाड़ियां हैं, तीसरी जगह पर पठार है, चौथी जगह पर रेगिस्तान है। तो क्या सब जगह पर समान पानी की उपलब्धता होगी? सब जगह पर पानी की उपलब्धता समान नहीं है। यही समस्या आती है कृषि क्षेत्र में। यहां पर सिंचाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सिंचाई की आवश्यकता है तो किन किन क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है? आप प्लेन को देखिए, प्लेन जब होंगे तो वहां पर क्या हो सकता है? हम आसानी से भूमिगत जल को निकाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। प्लेन जो होते हैं वहां पर नदी भी आपको आसानी से मिल जाती है, तो नदी के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मौसम जो होता है उसमें मॉनसून आता है तो मॉनसून का प्रयोग भी करते हैं। अब प्लेन में तो ये तीनों चीजें आ गई। अब बात करते हैं इसके विपरीत पठार क्षेत्र की। पठारी क्षेत्र में क्या होता है? क्या वहां पर मॉनसून अच्छे होते हैं? क्या वहां बारिश अच्छे तरीके से होती है? वहां बारिश इतने अच्छे से नहीं होती जैसे प्लेन में होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली का इधर वाला क्षेत्र, ठीक है, तो इन जगहों की बात करेंगे, आप एमपी के भी कुछ क्षेत्र हैं उन जगहों की बात करेंगे तो वहां पर तो बहुत अच्छी तरह से बारिश हो जाती है, प्लेन है, वहां पर फसल अच्छी होती है। लेकिन अगर आप थोड़े से नीचे चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, तो क्या वहां पर बहुत अच्छी बारिश होती है? अगर आप एमपी के भी साउथ में चले जाइए तो क्या वहां पर अच्छे से बारिश होती है? महाराष्ट्र में अच्छे से बारिश होती है? सभी जगहों पर अच्छे से बारिश नहीं होती है। जो पठारी क्षेत्र है उस जगह पर बारिश सिंचाई नहीं कर पाती है। तो यहां पर क्या नदियां हैं? नदियां भी बहुत कम मिलती हैं। अगर आप नॉर्थ क्षेत्र में देखिए तो नॉर्थ क्षेत्र में नदियां बहुत ज्यादा हैं, साउथ में आप देखिए तो वहां पर इतनी नदियां नहीं हैं। और नदियों में भी दो तरह की नदियां होती हैं। एक तो होती है आपकी जो निरंतर चलती रहती है। वो क्यों चलती है? अगर आप पहाड़ी क्षेत्र को देखेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्र से नदियां निकलती हैं वो नदियां हमेशा चलती रहती हैं। क्यों चलती रहती हैं? क्योंकि उनमें दो तरह से पानी मिलता है। एक तो पानी मिलता है बारिश से, ठीक है, और दूसरा मिलता है जो हिमालय की चोटियां हैं वहां पर बर्फ जमी होती है, तो वो बर्फ पिघलती है, उस बर्फ के पिघलने से पानी मिलता है। इस वजह से जब बारिश नहीं हो रही होती है तो जो नॉर्थ का एरिया है वहां पर तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, बर्फ पिघल के आएगी और पानी आपका निरंतर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पठारी क्षेत्र की बात करिए, वहां पर बारिश हो गई तब तक तो नदियां चल रही हैं, और जैसे ही बारिश खत्म नदियां खत्म, नदियां सूख जाती हैं, वहां पर पानी हो ही नहीं पाता। इसी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई कम हो पाती है। और पठारी क्षेत्र में आप भूमिगत जल को कैसे निकाल पाएंगे? भूमिगत जल बहुत गहराई में होता है और पठार में छेद करके पानी निकालना बहुत मुश्किल भी होता है। प्लेन में क्या है? मिट्टी है, मिट्टी को आप आराम से काट के पानी निकाल सकते हैं, कुआं बना सकते हैं। क्या पठारी क्षेत्रों में कुआं बनाना इतना आसान है? वहां पर कुआं बनाना आसान नहीं है। तो ये भी समस्या हमारे सामने आती है। इसी वजह से कहा जाता है जो क्षेत्र है, सिंचाई का जो क्षेत्र है वो बहुत अटपटा है अपने देश में। कहीं पर तो बहुत अच्छे तरीके से सिंचाई हो सकती है, कहीं पर सिंचाई अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। तो आज भी जो देश का कुल कृषि क्षेत्र है उसमें 40% से भी कम क्षेत्र
सिंचाई योग्य होता है, मतलब वहां पर सिंचाई होती है। बाकी का जो क्षेत्र है, आप बात करेंगे जो बाकी का क्षेत्र है 60% से ज्यादा हो गया, वो 60% से जो ज्यादा क्षेत्र है वो वर्षा पर ही निर्भर करता है। जब भी बारिश होगी तभी वहां पर फसल की जा सकती है। क्या वहां पर जनवरी फरवरी में बारिश होती है? वहां जनवरी फरवरी में बारिश नहीं होती है, तो क्या वहां पर उस टाइम पर फसल कोई की जा सकती है? उस टाइम पर फसल नहीं होगी। ठीक है, तो बीच का जो क्षेत्र होता है, मानसूनी जो टाइम होता है, उस टाइम पर ही वहां पर खेती की जा सकती है। तो सिंचाई का कॉन्सेप्ट समझ गए आप। अब सिंचाई के लिए हम, अगर हमने पुराना जो पॉइंट देखा, उस पॉइंट में एक चीज थी कि जो ये फसल की जा रही है, जो फसल का हम प्रणाली अपना रहे हैं कि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा प्रकार की फसल हम उगा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, बहुविधि फसल प्रणाली। तो बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ठीक है, डीएसएसबी के एग्जाम में आया था या केवीएस के में आया था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुविधि फसल प्रणाली क्या है इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। एक वर्ष में किसी भूमि क्षेत्र पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहेंगे? हम बहुविधि फसल प्रणाली कहेंगे। ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपने जनवरी फरवरी में कोई फसल की, उसके बाद जून जुलाई में अगली फसल कर ली, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में एक फसल की ली, तो क्षेत्र तो एक ही रहा, एक ही क्षेत्र। उसके बाद एक ही वर्ष, एक क्षेत्र एक वर्ष, अधिक फसल, एक से अधिक, एक से अधिक फसल। अगर इस तरह की प्रणाली कहीं पर भी अपनाई जा रही है तो उस प्रणाली को क्या कहेंगे? हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे क्या किया जाता है? भूमि की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, और ये एक सामान्य प्रणाली है। तो भूमि की पैदावार बढ़ाने की सामान्य प्रणाली क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसे अपने देश में आम जनता के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा हर जगह पर ही किया जाता है। अगर आप किसान से रिलेटेड होंगे, किसान के बच्चे होंगे, वैसे तो सारे ही हैं, तो सब नहीं देखा होगा। इस तरह की चीजें हमने देखी हैं अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में। क्या होता है कि एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं एक ही क्षेत्र में, और इसे ही हम क्या कहेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। अब हमने ये वाला मैप आपको दिखाई दिया, क्या है? जुताई क्षेत्र है वो सीमित है, और सीमित होने की वजह से जुताई क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक टाइम पे आकर जुताई क्षेत्र तो सीमित हो गया। दूसरा मैप है जिसमें अभी यही लिखा हुआ है जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टर में, और ये मैप की तरह दिया हुआ है, बार ग्राफ दिए हुए हैं कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। अब आप देखिए कहीं पर ये बढ़ रहा है, 200 मिलियन हेक्टर से ऊपर पहुंचा ही नहीं है। 2016-17 तक का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें हमने देखा कि 200 मिलियन हेक्टर से ऊपर जा ही नहीं रहा है जुताई क्षेत्र। अब जुताई क्षेत्र सीमित हो गया, और हमने एक चीज देख ली, सिंचाई। सिंचाई भी हमारे यहां पर कैसी हो रही है? 40% में तो हम सिंचाई कर पा रहे हैं, और 60% में हम केवल बारिश के भरोसे हैं, वर्षा के मौसम के भरोसे हैं। वर्षा अधिक होगी तो सिंचाई हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई नहीं हो पाएगी। फिर हमारे सामने समस्या आती है कि भाई फिर क्या करें? हम सिंचाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा जुताई क्षेत्र भी सीमित है। तो फिर हम यूज करते हैं जो भी चीजें उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए। उनकी क्वालिटी किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? जैसे हम यूज करते हैं बीजों का। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या यूज करते हैं? खाद का यूज करते हैं। तो बीज और खाद ये हम अच्छे कर लें तो हमारी फसल अच्छी होने की गुंजाइश है। इसी वजह से हमने क्या करना शुरू किया? हमारे बीजों की जो उत्पादन क्षमता है उसे बढ़ाने की कोशिश की। अब ये शुरुआत कब से हुई? 1960 का जो दशक चल रहा था उसमें अगर शुरुआती दौर में देखें तो 1960 के दशक की शुरुआत तक, मतलब मध्य तक ही अगर आप मानिए, तो पारंपरिक बीजों का प्रयोग हो रहा था। अब यहीं पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पारंपरिक बीज क्या होती है? हमने एक फसल की, और फसल करने के बाद कुछ फसल को हम रख लेते हैं। जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं हमारे पास आ गए, उन गेहूं में से कुछ गेहूं हमने निकाल के रख लिया। जैसे 10 कुंटल हमारा बना, 10 कुंटल में से 9 कुंटल हमने अलग रखा, 1 कुंटल हमने अलग रखा। ये 1 कुंटल गेहूं जो हमारी फसल थी उसे ही हम बीज के रूप में प्रयोग करेंगे, और यही बीज अगली फसल में डालेंगे, अगले खेत में डालेंगे, जिससे हमें फसल मिलेगी। तो ये वाले जो बीज हमने यूज किए इसे हम क्या कहेंगे? पारंपरिक बीज कहेंगे। तो पारंपरिक बीजों के बारे में आप समझ गए। इनमें क्या एक अच्छी बात है कि यहां पर कम सिंचाई की आवश्यकता है।
हमारे यहाँ पर सिंचाई तो वैसे ही नहीं हो पा रही है, और पारंपरिक बीजों की अच्छी बात है कि यहाँ पर कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जो उर्वरकता होती है इसकी, जिन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर का जिनका प्रयोग किया जाता है, वो हमारे प्राकृतिक रूप में ही पाए जाते हैं, जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, तो ये हमने डाले हैं, और उससे हमारा क्या होगा, पारंपरिक बीजों की उत्पादकता अच्छी रहेगी। ठीक है, हमें ज्यादा उत्पादन नहीं मिलता है, उत्पादन हमारा कम होगा, लेकिन इसमें हमें सिंचाई की कम आवश्यकता होगी, और प्राकृतिक खादों से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल पा रहा है। क्या काम नहीं चल पा रहा है कि हमें उत्पादकता ही तो बढ़ानी है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने 1960 के दशक के अंत में अन्य प्रकार के बीज का प्रयोग किया, जिसे हमने क्या बोला, हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग हमने कब से शुरू किया, 1960 के दशक के अंत से, और यहीं पर हमारा क्या आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में कौन लेकर आया था, ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसमें हमने HYV बीजों का, हाई यील्डिंग सीड्स को हम क्या कहते हैं, HY बीज, ठीक है, ये कहते हैं, तो इनका प्रयोग हमने शुरू किया। इससे हमें एक प्रॉफिट हुआ कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो तो हमारी कई गुना बढ़ गई, कि एक जगह पर 1 हेक्टेयर में अगर 1 कुंटल होता है तो उस जगह पर 3 कुंटल होना शुरू हो गया गेहूं। लेकिन इसके साथ कुछ समस्या आई। क्या क्या समस्या आई, जो हमारे पारंपरिक बीजों में समस्या नहीं थी, अच्छी बात थी, वही समस्या हमारे यहां पर आ गई। क्या, पहला तो यहां पर सिंचाई की बहुत आवश्यकता हो गई, बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए, हाई यील्ड सीड्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, पहला तो पानी मतलब सिंचाई, दूसरा आया कि यहां पर जो प्राकृतिक गोबर का प्रयोग किया जा रहा था, खाद के रूप में प्राकृतिक गोबर का प्रयोग किया जा रहा था, उसकी जगह पर अब रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा। रासायनिक खाद की जरूरत पड़ी, रासायनिक खाद की जरूरत पड़ने लगी। रासायनिक खाद के साथ साथ जो यहां पर फसल उत्पन्न होती थी, उस फसल में कीड़े लग जाते थे, तो इन कीड़ों से बचाव के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, रासायनिक कीटनाशक, कीटनाशक की जरूरत पड़ी। तो अब सिंचाई की आवश्यकता हो रही है, रासायनिक खाद की आवश्यकता हो रही है, और कीटनाशकों की आवश्यकता हो रही है। तो अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के संयोजन से ही संभव हो पा रही थी। जो भी फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे थे, वो फर्टिलाइजर कैसे होने चाहिए, वो हमारे केमिकल होने चाहिए, और उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग करो आप। इसके साथ जो बीज हैं उसमें हाई यील्डिंग बीज का प्रयोग करो आप। ये सारी चीजें अगर आप एक साथ लेकर आते हैं तभी हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज को आपने निग्लेक्ट कर दिया तो हमारी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी और फसल बर्बाद तक हो जाएगी। अगर आपने कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर आपने सिंचाई नहीं की, पानी की अधिक मात्रा नहीं डाली, तो भी फसल इतनी उपजाऊ नहीं रहेगी। अगर आपने वहां पर जो बीज हैं वो हाई यील्ड बीजों की ही बात चल रही है, हाई यील्ड बीज यूज करने हैं एक तो, और उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि पृथ्वी के अंदर से उर्वरकता को खींच सकें और अधिक उपजाऊ बन सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके लिए रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ी। तो 4 चीजें हमें याद रखनी है। क्या क्या, हाई यील्ड सीड्स की यूज करना है हमें, उसमें सिंचाई बहुत अधिक होनी चाहिए, रासायनिक खादों का प्रयोग करना है और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना है। इन 4 चीजों से हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अब ये जो हो रहा था कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया, HYV 20 का हमने यूज किया, तो वो कहां पे हमारा प्रयोग हो रहा था, ये हो रहा था उत्तर भारत में। उत्तर भारत का पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां के जो लोग हैं वो आधुनिक तरीके अपना रहे थे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आया, आधुनिक तरीके, तो जो पहले तरीका अपनाया जा रहा था पारंपरिक तरीका कहलाया, जिसमें हमने क्या किया, पारंपरिक बीजों का यूज किया, हमने प्राकृतिक खाद का यूज किया, हमने सिंचाई के लिए जो हमारे पास तत्व थे उनका ही प्रयोग किया, जैसे हमने बारिश का प्रयोग किया, भूमिगत जल का प्रयोग किया, बहुत कम मात्रा में भूमिगत जल, बाकी का हमारा बारिश और नदी के पानी से ही हमने प्रयोग किया। उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा पारंपरिक खेती।
आधुनिक खेती में क्या हुआ, आधुनिक खेती में हम HY20 का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ सिंचाई के लिए हम भूमिगत जल पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं। इसमें हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं और हम इसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीजें जब हमारी यूज होने लगी, उसे हमने क्या कहा, कृषि का आधुनिक तरीका। कृषि का आधुनिक तरीका कहां कहां यूज हुआ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस जगह पर आधुनिक तरीके अपनाए गए। क्या अन्य जगहों पर भी आधुनिक तरीके अपनाए गए, तब अपनाए गए थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता थी। सिंचाई क्षेत्र कम होने की वजह से हमने इसी क्षेत्र में देखा कि यहां पर किसान क्या कर रहे हैं, आधुनिक तरीके अपना रहे हैं। और इसमें जो ट्रैक्टर, फसल गहाने के लिए मशीन है, ये चीजें हैं, इनका भी बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा और गेहूं की पैदावार बहुत अधिक बढ़ गई। ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल की बात है कि हमारे उत्पादन की क्षमता को तो हमें बढ़ाना था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत नकारात्मक हमें देखने को मिले। हमारे पास गेहूं उत्पन्न तो हो गए, उत्पादन बढ़ गया, हमारा उत्पादन से हमें क्या मिला, अधिशेष मिला। अब जैसे ही मैं इस तरह का बनाता हूं तो ये आप याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, अगर उत्पादन हमारा बढ़ेगा तो अधिशेष बढ़ेगा। अधिशेष मैं आपको समझा चुका हूं, अधिशेष क्या होता है, जैसे हमने 100 कुंटल गेहूं बनाए और हमें जरूरत कितनी है, हमें 20 कुंटल गेहूं की ही जरूरत है, जिससे हमारे भरण पोषण हो सके, एक परिवार का भरण पोषण हो सके, उसके लिए हमें 20 कुंटल गेहूं की आवश्यकता है। लेकिन हम पैदा कितना कर रहे हैं, 100 कुंटल कर रहे हैं, तो जो 80 कुंटल बचा, इसे ही हम क्या कहेंगे, अधिशेष कहेंगे। इस अधिशेष का हम क्या करते हैं, हम इसे बाजार में बेचते हैं। 80 कुंटल में से हमने 2 कुंटल निकाल लिया, 78 कुंटल हमारा बचा, 78 कुंटल को हमने बाजार में बेच दिया। अब 2 कुंटल हमने क्यों निकाला, हमने ये बीजों के लिए निकाल लिया। लेकिन एक समस्या और है कि जो HY20 का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो आपकी पैदावार हुई है, उस पैदावार के बीजों का ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको नए बीज फिर से मार्केट से खरीदने होंगे, उन्हीं बीजों का प्रयोग करना होगा। अभी तक हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि अगर हमने एक बार बीज खरीदे HY20 और हमने उनका यूज किया, यूज करने के बाद पैदावार हुई, पैदावार होने के बाद उस फसल में से ही हम बीजों के लिए कुछ रख लें और उन बीजों का प्रयोग करें, तो भी हमें फसल अच्छी ही मिले। ऐसा हमारा अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पर काम लगातार चल रहा है। तो अब आप समझ गए। अब पैदावार कैसे बढ़ी, अगर आप गेहूं और दालों के उत्पादन की बात करें तो ये देखिए 1965-66 की अगर हम बात करें तो यहां पर गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, 10 करोड़ टन हो रहा है, और गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन हो रहा है। और उसी के साथ अगर हम 19-20 की बात करें, 2019-20 की, तो यहां पर गेहूं का, दालों का उत्पादन कितना होने लगा, 23 करोड़ टन होने लगा, और गेहूं का उत्पादन 108 करोड़ टन हो गया। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है आपको, क्या दालों पर भी सेम असर पड़ा जितना गेहूं पर पड़ा? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीजों की जो उत्पादन क्षमता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देखी जाती है। और गेहूं का उत्पादन आपने उत्तरी एरिया में देखा होगा, यहां पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस जगह पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और गेहूं का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि वहां के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, वहां की जो मौसम है, वहां की जो खेती है, वो इस प्रकार की है कि वो गेहूं के लिए सूटेबल है, दालों के लिए इतनी सूटेबल नहीं है। तो आपको पता हुआ कि दालों का उत्पादन कहां पर हो रहा है। मैंने टेलीग्राम पर बताया था आपको कि दालों का हमारा किस प्रकार की फसल हो रही है, और विश्व में दालों के उत्पादन में हम सबसे आगे हैं। और हमने ये भी देखा था, जो मैंने फोटो डाला है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आपका फोटो एक पड़ा हुआ है, देख लेना आप जाके, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दालों का उत्पादन इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि सभी फसलों पर जो हमने HY20 का प्रयोग किया, उसमें सभी के परिणाम एक जैसे हमें देखने को नहीं मिले। कहीं पर तो हमें ज्यादा परिणाम देखने को मिले और कहीं पर हमें कम परिणाम देखने को मिले। तो इतना तो कॉन्सेप्ट हम समझ गए पूरा। एनसीईआरटी में आपका इतना लिखा हुआ है, और हमने एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ बताया, भूमि के बारे में बताया, भूमि की परिभाषा क्या है, और भी चीजें हैं जो हमने बताई। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस हमने बताए, जैसे केवीएस में कोई क्वेश्चन आया है, और भी क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारा पेपर बन रहा है। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, आपको इसी चैप्टर के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम पढ़ेंगे। ओके, तो लेक्चर पसंद आ जाता है
तो लेक्चर पसंद आ रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, देखिए मेरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप चाहते हैं ना लगातार क्लास बनती रहे। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपको पीवाईक्यूज की क्लास भर मार के मिल जाएगी। आपको पीवाईक्यूज कैसे कराते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, ये ABCD, बताओ इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस तरह से आपकी तैयारी हो सकती है? अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको पीवाईक्यूज को तो इस प्रकार से पढ़ना है कि आपका ये क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कि ये इसका आंसर है, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ACD इसके आंसर क्यों नहीं है। इतना डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। और ये डिटेल डिस्कशन आप कब कर सकते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करा रहा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। क्या आपको फ्री में क्लासेस कहीं और मिल रही हैं? मुझे पता है मिल रही हैं, बहुत अच्छी जगह पे मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं। यहां पर अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी समस्या आ रही हो, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप पूछिए डायरेक्ट। मैं आप रिप्लाई ना करूं तो आप मुझसे कहिए। ओके, तो लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।